नमस्कार साथियों, मैं प्रभुदयाल हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो संग्रह की सीरीज शुरू की थी, उसकी आज ये दूसरी क्लास है। इससे पूर्व हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो विस्तृत क्लासें हैं वो पूर्ण कर चुके हैं और अगली क्लास हमारी भक्तिकाल से होगी। तो उन जो पूर्व में हो चुके आदिकाल की विस्तृत क्लासों को देखने के लिए लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, उसमें आप देख सकते हो और उसका आई बटन में भी लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला का ये दूसरी कड़ी। इसमें कुछ प्रश्न बोलियों से संबंधित भी है जो कि हमारी व्याख्याता सिलेबस में शामिल है, उनको भी शामिल किया गया है क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ के आभार से शुरू की गई है और इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल करते हुए ये लगभग 3 से लेकर 5000 प्रश्नों तक के रखे जाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए। ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं 101 नंबर प्रश्न से। बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो बेसवाड़ी बोली का दूसरा नाम है अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ था। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जय भट्ट का शिलालेख है, उसमें देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। वर्ण रत्नाकर जब पढ़ रहे थे तो बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी रचना है? तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वो दामोदर शर्मा की कृति है। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को। जो गलत जोड़ा है उसको अलग करना है। तो विद्यापति की रचना कीर्तिलता बिल्कुल है, हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन बिल्कुल है, दामोदर शर्मा की रचना वर्ण रत्नाकर ये नहीं है, ये गलत है क्योंकि दामोदर शर्मा की जो रचना है वर्ण रत्नाकर है वो हमने पढ़ा कि ज्योतिश्वर ठाकुर की है और दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राम सिंह की पाहुड़ दोहा। तो इस तरह से हमारा उत्तर सी हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का जो प्राचीन प्रयोग है वो किस साहित्य में मिलता है? तो जैन साहित्य में मिलता है। उसके बाद अपभ्रंश के नागर, उपनागर और ब्राह्मण भेद है वो किसने किए थे? तो मार्कंडेय नाम के विद्वान ने किए थे। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो शब्दानुशासन हेमचंद्र के द्वारा रचित। अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ? तो एटा जिले में हुआ था। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से है और संप्रदाय से संबंधित एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा जिसमें सभी संप्रदायों के जो संबंध रखने वाले हैं या चलाने वाले जो विद्वान हैं उनका परिचय उसमें दिया जाएगा। आगे शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 14। एक 114 नंबर प्रश्न में लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पैशाची से। कौन सा कथन असत्य है? मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्र अपभ्रंश से हुआ है। बांग्ला भाषा का विकास अर्धभाषी अपभ्रंश से हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा
ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है वो वियोगात्मक भाषा है, बाकी संस्कृत, पाली और प्राकृत वो संयोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? देश भाषा। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो चित्रावली नहीं है, बाकी भरत मिलाप, हनुमान नाटक और रामाष्टयम ये सभी राम भक्ति से संबंधित है। भला हुआ जो मारिया भेड़ी मारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये मुंज कवि की है। सही जोड़े का छांटिए। पुष्पदंत रचना भविष्य कथा की है, की रचना भविष्य कथा नहीं है। स्वयंभू की रचना पैमचर्यु है, बिल्कुल सही है। राम सिंह की शब्दानुशासन नहीं है, हेमचंद्र की है। और देवसेन की महापुराण नहीं, ये जोड़ा भी गलत है। उसके बाद बात करते हैं सत्यवती कथा। इसके रचनाकार ईश्वरदास जी हैं। 1540 में अवधी भाषा के किस महाकवि की रचना की गई थी? तो ये पद्मावत था, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इन पुस्तक है और उनका रचना काल है, उसको मिलान करना है। तो सबसे पहले पद्मावत को अभी हमने देखा 1540 में, और मधुमालती है उसके 5 वर्ष बाद में थी तो 1545 में, और मृगावती है उसका समय 1503 है, जबकि चंदायन का समय 1379 है। तो इस तरह से हमारा उत्तर ए बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है? तो प्रेम वाटिका ब्रज भाषा की है, भंवर गीत भी ब्रज भाषा की है, सूर सारावली भी ब्रज भाषा की है, मृगावती अवधी भाषा की रचना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 125, जो नए व्यंजन है किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये दंत्य है, यानी तय वर्ग है वो दंत्य है। जो इंदु पत्र है उसका संपादन किस छायावादी कवि के द्वारा किया गया था? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आधुनिक काल के बीच में शामिल है। तो इसका जो संपादन किया गया था वो प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। मतवाला जो पत्र है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो मतवाला का भी निराला के द्वारा किया गया था। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? रामचंद्र शुक्ल, मौर्य प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन था? श्याम सुंदर दास था। प्रश्न नंबर 129 देखते हैं। सरदाराम फुलेरी किस प्रांत के निवासी थे? तो ये पंजाब प्रांत के निवासी थे। निम्न में से असत्य है उसको छांटना है। राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक कौन सी थी? भाषा योग वशिष्ठ। गंग कवि की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। सदल मिश्र की रचना नासिकेतो उपख्यान। और मुंशी सदा सुखलाल की रचना प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 131, आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आगे तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबू हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 132 देखते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति गठित करके उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। सूचियों को सुमेलित करना है। तो जो गय है वो क्या है? तो ये कंठ्य है। दह है तो ये क्या हो जाएगा? दंत्य। और च हो जाएगा तालव्य और लय हो जाएगा अंतस्थ। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा बी। उसके बाद बात करते हैं 134 नंबर प्रश्न की। इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है, यानी जो हमें गलत है वो बताना है। तो 11 कैसे लिखा जाता है? तो ये बिल्कुल सही है। 53 गलत है। 79 भी बिल्कुल सही है और 49 भी बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 53। उसके बाद प्रश्न नंबर 135 की बात करें तो अष्टायाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले जो लेखक है वो कौन थे? तो अष्टायाम की रचना नाभा दास ने की थी। प्रश्न नंबर 136 की बात करें आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना, इसमें जो उत्तर है वो गलत था। तो ये हुई थी 1876 में, 10 अप्रैल 1876 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 137 को देखें। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे बाबू राधाकृष्ण दास। कचहरियों में नागरी भाषा का जो प्रयोग है वो कब से प्रारंभ कर दिया गया था? तो कचहरियों में नागरी भाषा का प्रारंभ 1900 से कर दिया गया था। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा है जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं है। बाकी उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाली संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो ये 300 राजभाषा आयोग का तो 344 के तहत। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये था बीजी खेर की अध्यक्षता में। कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन है? तो कवि वचन सुधा के संपादक बाबू हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1938 में हुई। बोलियों के अनुसार उनको क्षेत्रों के अनुसार सुमेलित करना है। तो बुंदेली है वो, उसका क्षेत्र क्या है? झांसी। बुंदेली हर बोलों की मोहने सुने का थी, झांसी वाली रानी का, ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं। और अवधि का क्षेत्र है लखनऊ। ब्रज का जो क्षेत्र है वो है आगरा और कन्नौज का जो क्षेत्र है वो है इटावा। इस तरह से हमारा जो उत्तर बनता है वो 1 नंबर बनता है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 147, जो कुमाऊनी क्षेत्र है वो किस प्रांत की बोली है? जो कुमाऊनी भाषा बोली है वो किस प्रांत की है? तो कुमाऊनी जो क्षेत्र है वो उत्तरांचल का जो क्षेत्र है वहाँ की बोली जाने वाली बोली है। उन्नाव रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उन्नाव रायबरेली में अवधी भाषा बोली जाती है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो किस बोली के क्षेत्र में आएंगे? ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली या अवधी? तो ये क्षेत्र है वो खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ये हमने पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की गई थी। इनमें से जन संचार का माध्यम कौन नहीं है? तो जन संचार का माध्यम टेलीफोन नहीं है, बाकी इंटरनेट, टीवी, रेडियो सभी जन संचार के माध्यम है। एक बौद्ध इतिहास से संबंधित प्रश्न आया है कि कौन सा कथन असत्य है? तो दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, यह आवश्यक नहीं है। भाषा की दो बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, बिल्कुल होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती है, बिल्कुल। और भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं, ये भी सत्य है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर ध्वनियाँ हैं? तो कितनी हैं? 11 स्वर है। प्रश्न नंबर 154 की बात करें तो कौन सा वर्ण अयोग्य कहलाते हैं? तो अयोग्य है, अंग और ए है, दो ऐसे वर्ण है जो अयोग्य है कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 155 की बात करें तो किस संख्या की वर्तनी है वो अशुद्ध है? तो 18 है, यह अशुद्ध है। 68 सही है, 43 बिल्कुल सही है, 82 भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये 18 गलत है। उसके बाद अशुद्ध वर्तनी वाला फिर से एक बार छांटें तो हुए सही है, गए गलत हो गया, ये आएगा। पढ़ाई सही है और लीजिए भी सही है। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा बी। 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 84 वैष्णव की वार्ता पुस्तक किसने लिखी थी? हमने पढ़ा था अच्छी तरह से, तो गोकुलनाथ ने। 252 वैष्णव की वार्ता भी इनके द्वारा रचित है। कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? तो बहुसंख्यक लोगों की होनी चाहिए, तो वो जरूरी है। सरकारी कामकाज की हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सरकारी कामकाज की होती है वो राजभाषा में आ गई। व्यापक क्षेत्र में व्यवहार तो बहुत फैली हुई हो, बिल्कुल सही है। और विस्तृत शब्द भंडार हो, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 159 पर चलते हैं। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों और दायित्वों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यानी सरकार के कर्तव्य 351 में। 343 में राजभाषा को मान्यता का, 344 में राजभाषा आयोग का और 351 में सरकार के दायित्वों का उल्लेख मिलता है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से कौन सी पत्रिका निकालते थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह कौन सी पत्रिका निकालते थे? समालोचना, साहित्य संदेश, प्रजा हितैषी या विशाल भारत? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रजा हितैषी निकालते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 161, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या होता है? परिनिष्ठित भाषा यानी शुद्ध मानक भाषा, तो मानक भाषा होता है।
प्रश्न नंबर 162 की बात करें तो संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो ये 14 सितंबर 1949 को। भाग्यवती उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक सरदार राम फुलेरी हैं। किसका संबंध, प्रश्न नंबर 164 की बात करें तो किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? या हिंदी की सेवा करने वाले एक ऐसा विद्वान जिसका फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था, तो ये लक्ष्मण सिंह थे जो राजा थे। सफदर मिसर, लल्लू लाल, इंसाला खां, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ नामक जो कृति है इसके रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजन ने पढ़ लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रचना है। इनमें से किस पत्रिका के संपादक बाबू हरीशचंद्र थे? कवि वचन सुधा के बारे में हमने पढ़ा, कौन थे? बाबू हरीशचंद्र जी थे। प्रश्न नंबर 168 देखें, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? तो उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र माना जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को दिया जाता है? रामचंद्र शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरीशचंद्र। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। हिंदी इनमें से देखें तो हिंदी में मूल व्यंजन, कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? तो श है वो मूल नहीं है, बल्कि मिश्रण है, मिलने से बना हुआ है, संयुक्त है। तो ये अड़, थ और ज है वो मूल व्यंजन है। इनमें से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य होता है। तो कौन सा नहीं होगा? च है वो मूर्धन्य नहीं है, क्योंकि च वो तलव्य है। बाकी ढ, ध और श ये तीनों ही मूर्धन्य वर्ग है। प्रश्न नंबर 172 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? तो स्पष्ट है, स्पष्टता होनी चाहिए, निश्चितता भी होनी चाहिए, ध्वन्यात्मकता ये देवनागरी लिपि में नहीं है, निहितता ये भी बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो का जो काल है वो कौन सा माना जाता है? 13वीं सदी। उसके बाद बात करें 174 नंबर प्रश्न की, इनमें से कौन ब्रजभाषा कवि नहीं है? तो ब्रजभाषा का कवि इनमें से कौन सा नहीं है? भूषण देव नरोत्तम तीनों ब्रजभाषा के हैं, जबकि लाल दास जी ब्रजभाषा के नहीं हैं। रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र है वो बांगरू का है। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं ना, तो ये बांगरू क्षेत्र का। हाथो, हथे, हथी ये जो किस बोली में भूतकालिक सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये बुंदेली में प्रयोग होते हैं। या, वाह प्रत्यय किस बोली की पहचान है? तो ये अवधि की पहचान है। रीवा, दमोह है, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बघेली इन क्षेत्रों में
बोली जाती है। बोली से संबंधित कुछ प्रश्न चीज़ें इसमें शामिल हुए हैं। किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति औकारांत शब्द है? तो ये ब्रज भाषा की है। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? तो ये ब्रज भाषा में होता है। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास 1914। ओहो, साथ में आगे वाला प्रश्न भी आ गया। तो प्रिय प्रवास का जो रचना काल क्या है? तो 1914। कश्मीर सुषमा किस कवि की करती है? तो ये श्रीधर पाठक की करती है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? 1912 में रचित मैथिली शरण गुप्त की रचना, जिसने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा दी गई उपाधि। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ था? तो ये लक्षणों के आधार पर बड़ी छायावादी युग में सबसे ज़्यादा शुरू हो गया था। 186 नंबर प्रश्न। आगे किस काल के कवि है? तो सबको पता है, प्रयोगवादी कवि हैं, खुद ही उन्होंने प्रयोग किए और तार सप्तकों की रचना के माध्यम से प्रयोगवादी का आगे बढ़ाया। एक अलग ही वाक्य है, शायद वह आया हो। यह वाक्य किस काल का है? तो यह शायद जब लग गया आगे तो संभाव्य हो गया, और आया हो तो वर्तमान में है तो वर्तमान हो गया, तो ये संभाव्य वर्तमान हो गया। 188 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारण कीजिए। तो यदि कारण है, एक दूसरे पे आधारित है, तो हेतु हेतु मध्य भूत। 189 नंबर प्रश्न की बात करें तो वह जाए तो मैं हूँ। वह जाए तो मैं हूँ यानी एक दूसरे पे कंडीशन लागू आधारित है, तो हेतु हेतु मध्य भविष्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 190 की बात करें तो इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? तो ये मगही है। बिहार के लोग भोजन को मग में मत कर खाते हैं, तो भोजपुरी मगही बिहारी वर्ग की बोलियाँ हैं। 91 से 191 का देखें तो कौन सा वर्ग द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? तो अड़े द्विगुण व्यंजन, जिसके नीचे बिंदु लगी हो। पानी में कितने वर्ण हैं? तो पानी में 4 वर्ण हैं, ए और आ, पे और न। इनमें से आ और ई और पे और न, इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? तो गुजरात। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार है वो किस भाषा में कर सकती है? तो अंग्रेजी में। माफ़ कीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकती हैं, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकती है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो स्वाभाविक सी बात है, राजभाषा आयोग का गठन हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्रसाद जी ने हिंदू पत्रिका का प्रकाशन संपादन किया था। ये एक स्थापना और तर्क संबंधी प्रश्न है जो नेट में पूछे जाते हैं। उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं।
दरिद्र परिवार की नहीं। और ये जो स्थापना है इसको तर्क के द्वारा क्या ये सही है या गलत है ये तय किया जाता है। तो तर्क क्या कह रहा है कि दरिद्र परिवार से संबंधित भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं और उनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है। आर्य भारत के मूल निवासी थे। तो अगर देखा जाए तो ए तो बिल्कुल सही है, ए तो सही है, और आर है वो थोड़ा सा सही है, क्योंकि भारत के जो मूल आर्य है वो भारत के मूल निवासी थे, इस बारे में संशय जाहिर किया जाता है। तो इसको असत्य सही माना गया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। और इस तरह से हमने इन प्रश्नों के द्वारा 197 प्रश्न कंप्लीट हो गए और आदिकाल से संबंधित अधिकतर प्रश्न इसमें शामिल थे। आदिकाल हमारा पूर्ण हो गया है तो उसका रिवीजन भी हो गया। आगे फिर इसके 100 प्रश्न और शामिल किए जाएंगे जो कि आदिकाल से ही होंगे और उसके द्वारा भी अपना अभ्यास जारी रख सकते हैं। इसी सीरीज़ को लेकर मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। और जो अन्य वीडियो जो हमारे आदिकाल के पूर्ण हो चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप उनसे भी अपने आदिकाल को पढ़ सकते हो। और अगले क्लास में फिर लेके हाजिर होंगे एक नई जो सीरीज़, अगली वो 3 नंबर सीरीज़ होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।